जय हिंद एवरीवन। एक ब्रेक के बाद और आई वुड से विद द जेस्ट जियल एंड एंथुसियाज्म दिस इज योर यूपीएससी जीएटी एजुकेटर कपिल गौर ऑन योर स्क्रीन ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, बाय द वे ज्योग्राफी का एक हिस्सा हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक चीज मैं 3 बार बोलूंगा, डोंट स्किप दिस इंट्रोडक्शन। ठीक है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, डोंट स्किप दिस इंट्रोडक्शन। पहला वाला सेशन होने वाला है जियोमॉर्फोलॉजी का, मगर ज्योग्राफी को डिकोड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल यहाँ पर मैं ज्योग्राफी की सीरीज चालू करने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, ईच एंड एवरी डिफेंस एस्पिरेंट, लिसन टू मी केयरफुली। लोग ऐसा बोलते हैं कि ज्योग्राफी कठिन है, ठीक है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, और स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी जो कि हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, ठीक है, ये हर किसी की बस की नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, कई तो इवन मैंने देखा है कुछ एजुकेटर भी कह देते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी छोड़कर चले जाओ। अब उन एजुकेटर के ही बस में नहीं होती होगी, इसलिए वो बोलते होंगे कि छोड़कर चले जाओ। देखो ज्योग्राफी के ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, भाड़ में गए लोग और भाड़ में गए लोगों की बातें। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। आई ऑलवेज गिव द कैंडिड एंड द रियलिस्टिक बेस्ड स्टेटमेंट टू माई स्टूडेंट। यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो यहां पर ज्योग्राफी को जो रियल टाइम एक्चुअली में सिलेबस के हिसाब से इसको कैटेगरी में डिवाइड करा है ना, तो पहला यहां पर क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। वन इज द फिजिकल ज्योग्राफी, यहां पर पहली फिजिकल ज्योग्राफी है। अब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, तो जो आपके दिमाग में आता है ना ज्योग्राफी को लेकर, ज्योग्राफी, जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसी के जो हम स्टडी करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। तो अब यहां पर जो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो व्हेन यू जस्ट क्लोज योर आईज, ठीक है, जैसे मैं अभी रिसेंटली पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था, और उस टाइम पर आप क्लियरली समझ गए होंगे कि इट इज टोटली एसोसिएटेड विद द ज्योग्राफी, क्योंकि वहां पर आपको पहाड़ दिख रहे थे, जमीन दिख रही थी, आसमान दिख रहा था, हवाएं चल रही थी, ठीक है, ग्रीनरी दिख रही थी, सारी चीजें दिख रही थी। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी यहाँ पर फैक्टर्स है, इवन द यूनिवर्स, और सारी की सारी चीजें यहाँ पर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में आती है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि साइक्लोन ज्योग्राफी, एंटी साइक्लोन ज्योग्राफी, जितने भी ये वेदर डिस्ट्रक्शन की जितनी भी प्रोसेस है, ठीक है, जितने भी फिनोमेना है, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये यहां पर हुआ। ठीक है, इस फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है, इंडिया में होने वाली चीजें, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। सर कैसे, समझ में नहीं आया? देखो, मैंने आपको पढ़ाया वॉल्केनो कैसे होता है। ठीक है, वॉल्केनो कैसे होता है मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब इंडिया में कौन सा वॉल्केनो होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना, एक एक स्पेसिफिक नाम याद करना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब सेम चीज मैंने पूछ लिया वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर मैंने पूछ लिया मोना लोआ, ठीक है, एक मतलब वॉल्केनो का नाम है, ये बताइए ये कहां पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसी चीज को जब अपन वर्ल्ड पर रिलेट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो यहां पर हमारे एग्जाम है, यदि मैं एनडीए एग्जाम के परस्पेक्टिव से बात करूं या किसी भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से बात करूं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी आपको हमेशा पहले शुरू करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आपको एक रियल टेस्ट देकर जाती है। आप सिर्फ एक पेपर क्लियर करने के लिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ एक पेपर क्लियर करने के लिए यदि आप ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर आप बोर हो जाओगे। क्योंकि जो सेशन मैं यहां पर शुरू करने वाला हूं, द सेशन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, पहला सेशन जितने भी टॉपिक मैंने लिए ना, ये तो बोरिंग है बिल्कुल। इसलिए तो सारे लोग भागकर चले जाते हैं। जो पहला टॉपिक कॉस्मोलॉजी आज का है, जिसमें मैं बढ़िया लेवल के सवाल करवाने वाला हूं, पूरा कंटेंट यहां पर आपको बताने वाला हूं, ये है बोरिंग, मैं बता रहा हूं। और इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, मैं सारी चीजें यहां पर डिकोड करने वाला हूं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, क्या आप यहां पर अपने आप को रिस्ट्रेन कर पा रहे हो, क्या आप अपने यहां पर अपने आप को रोक पा रहे हो? अब आता है यहां से क्वेश्चन की सर सवाल कहां से कितने पूछे जाते हैं। यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करोगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी में 3 चीजें होती हैं। एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, यहां पर आया जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करना, ठीक है, अर्थ के स्ट्रक्चर, इंटीरियर, लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करना, जियोमॉर्फोलॉजी। फिर आता क्लाइमेट, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, अर्थ के क्लाइमेट के बारे में और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना, इसको क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। हवा वगैरह सारी चीजें यहां पर आ जाती है। फिर आखिरी में आता है ओशिनोग्राफी या फिर ओशिनोलॉजी, ठीक है। ओशिनोग्राफी का मतलब क्या होता है, मतलब ओशन के बारे में स्टडी करना, सी वेव्स, टाइड्स, ये सारा जितनी भी है ओशन करंट्स, इनके बारे में यहां पर अपन स्टडी करते हैं। तो आप यदि देखोगे ना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, ठीक है, मैंने फ्रॉम माय साइड फॉर इंडिया एस्पिरेंट्स आई हैव गिवन माय ब्लडी बेस्ट कि बच्चों को ना बोर महसूस ही ना होने दूं। जब मैं क्लाइमेटोलॉजी का सेशन लेकर आया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बहुत भर भर के सपोर्ट मिला, ठीक है, बहुत भर भर के। यहां पर आप देख सकते हो, ये जो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 1 था, फिर यहां पर पार्ट 2 आया, फिर पार्ट 3 आया, और जो पार्ट 4 यहां पर मैंने डाला नहीं, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
ठीक है, वो जाकर देख लेना, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये सारे के सारे, और क्लाउड टॉपिक वहां पर फोड़े गए हैं, वो वहां पर जाकर देख लेना। तो क्लाइमेटोलॉजी जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है और जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, वो अपन ने खत्म कर दिया, दैट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या शुरू करने वाले हैं, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट जियोमॉर्फोलॉजी। हम जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करेंगे। अब यहां पर मेरी बात सुनो, जब अपन जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल क्लाइमेटोलॉजी में हमने विंड्स के बारे में जाना। अब यही विंड कुछ इंडिया में चलती, फॉर एग्जांपल इंडियन मानसून को जब अपन स्टडी करेंगे तो ये हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी। सो डोंट वरी अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। बच्चे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, फैक्ट याद करते जा रहे, करते जा रहे। कहीं लेक पढ़ रहा है, कोई डैम पढ़ रहा है, कोई रिवर पढ़ रहा है, ठीक है, कोई याद करते जा रहे, करते जा रहे वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एनडीए में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? एक या दो। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहा है। रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से यदि अपन बात करेंगे ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन, मगर लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ो, उसको रिलेट करके इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, और जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, इसी के साथ रिलेट करके मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी बता देता हूं, और जब इंडियन ज्योग्राफी बताता हूं, इसी के साथ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी बता देता हूं। कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग से नहीं बताता हूं। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस यहां पर होने वाली है। अब ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, ठीक है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे सब कुछ आसान है, मेरी बात मानो, सब कुछ आसान है। यहां पर देखो, जो सिलेबस पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का है, वो ये है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। यूनिवर्स, अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, वोल्केनो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, यहाँ पर प्लेट बाउंड्री के मोमेंट्स, यहाँ पर रॉक्स है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये करके जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। ये जो पहला सेशन है आज जो हम शुरू करने वाले हैं, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, इसके टॉपिक ये हैं जो हम यहां पर कवर करने वाले हैं। यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, गैलेक्सी, स्टार, सन, सोलर सिस्टम, अर्थ, रोटेशन वर्सेस रिवोल्यूशन, और जितने भी यहाँ पर कुछ और प्लैनेट के बारे में स्टडी करेंगे, समर सॉल्स्टिस, और यहाँ पर पेरीहीलियन, एफीलियन, पेरीजी, अपोजी, ये मतलब बेसिकली तूफान से पहले की शांति और कुछ नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर मैं बताऊं तो। अब आप यदि मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, यहां पर मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूं, देखो ईमानदारी से मैं आप सभी को एक बात कहना चाह रहा हूं, जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं यहां पर, जिसका नाम है यूनिवर्स, ठीक है, UNIVERSE, ठीक है, ये जो यूनिवर्स टॉपिक है ना, ये ट्रेंड में था 2022 तक, ये ट्रेंड में था 2022 तक, ठीक है। अब 2022 के बाद इसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं है मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्स है, इसमें मल्टी टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे, मतलब मैनी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर मेनी टॉपिक्स आर देयर, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, मेनी टॉपिक्स आर देयर, और यहां पर इन मेनी टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन स्पेसिफिक टॉपिक में से सवाल देखने को मिलते हैं, जिन स्पेसिफिक टॉपिक में से यहां पर सवाल देखने को मिलते हैं। तो अब मेरी बात सुनना, मैं यहां पर इस सेशन में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कराने वाला हूं, मैं यहां पर सारे के सारे टॉपिक कराने वाला हूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम फोकस करने वाले हैं, ये करने वाले हैं स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, जो पूरा का पूरा, यदि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस भी देखोगे ना, तो यहां पर अपन हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हर टॉपिक को कवर करेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि जिस चीज में एकदम घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको अपन ऐसा नहीं कि इन डेप्थ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, टॉपिक कवर करेंगे, मगर जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पर अपन इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स क्या होता है, तो बढ़िया पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है, ब्रिंग आउट पेन कॉपी एंड पेपर, एंड वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है, हार मत मानना, ठीक है, गिव अप मत करना। पहला टॉपिक मैं बिल्कुल बोल रहा हूं यार, पहला वाला टॉपिक है ना, यहां जो बच्चा रुक गया, ठीक है, यहां जो बच्चा यदि रुक गया ना, उसके आगे मजे ही मजे होने वाले हैं, क्योंकि सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3, सेशन नंबर 4, दे आर पीस ऑफ केक। सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे जो आपके आसपास चल रहा है, इजिली यू विल बी एबल टू रिलेट एवरीथिंग, हर चीज का एक प्रॉपर वहां पर रीजन आउट किया जाएगा। यहां पर कुछ फैक्ट्स आने वाले हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं, और यहां पर भी आपको मजा आने वाला है, मैं तो पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो यूनिवर्स कभी भी अपन देखते हैं तो जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, अपन इससे यूनिवर्स का अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये यूनिवर्स है। यार वैसे बताऊं तो सिर्फ ये यूनिवर्स नहीं है, सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें जितनी भी आ रही हैं, पेड़ पौधे से लेकर नदियां तालाब से लेकर सारे प्लैनेट से लेकर एक छोटे से छोटे एटम से लेकर उस एटम के अंदर जितनी भी माइक्रो यूनिट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें यूनिवर्स में आती हैं। मतलब जितनी भी टोटलिटी है,
लाइक टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग इज यूनिवर्स, सारी चीजें आती हैं यूनिवर्स में। सो आप मेरी बात सुनो ध्यान से, यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। प्लैनेट मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे प्लैनेट मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। आप सभी को पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। और ऐसी ढेर सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनती है, यूनिवर्स। और यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सारी चीजें। अब आप सोचो, जब इतने सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, इतने सारे सोलर सिस्टम गैलेक्सी के अंदर आ रहे हैं, और इतनी सारी गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर आ रही है, तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। यूनिवर्स मतलब सारी चीजें। इस यूनिवर्स में, ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द कैलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार, सन, अर्थ, डस्ट, कॉमेट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, तो जब अपन उसको कॉस्मोलॉजी से रिलेट करते हैं तो हम मेनली स्टार, सन, अर्थ के बारे में बात करते हैं। मगर दोबारा मैं अपने शब्दों को दोहराऊंगा, यूनिवर्स इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कॉस्मोलॉजी, ठीक है, इट इज बियॉन्ड दैट। हर एक चीज यूनिवर्स का पार्ट है, हर एक चीज यूनिवर्स का पार्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग। एक बढ़िया चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, मतलब थोड़ा सा मैं आपको डराने वाला हूं। यहां पर देखो, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां पर, ये प्रोटोस्टार का क्वेश्चन, सुपरनोवा का क्वेश्चन, न्यूट्रॉन स्टार का क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल का क्वेश्चन, यहां पर चंद्रशेखर लिमिट का क्वेश्चन। ये सर सारे, ये जो टॉपिक है सर, ये टॉपिक तो मतलब कि मतलब बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम है, सीडीएस के एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है इन टॉपिक के बारे में, ठीक है। कई बार मतलब चंद्रशेखर लिमिट के बारे में पूछा हुआ है, मगर पढ़ना इनको जरूरी है। मगर इनको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये कैसे पता चलेगा? अरे मैं तो आपको सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, मैं तो आपको जो क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद उसके अंदर आने वाली थ्योरी, वो सारी की सारी मैं आपको करवा रहा हूं। भले ये इंपॉर्टेंट, भले ये ट्रेंडिंग वाला टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ना। तो क्या पढ़ना है, यदि आप एडिशनल टॉपिक पढ़ रहे हो, इफ यू आर डीलिंग विद द मिसलेनियस टॉपिक, तो उसके अंदर आपको क्या चीज उठानी है, वो जो क्रक्स है वो आपको यहां से मिलने वाला है। और जो ट्रेंड में आने वाला है उसका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से होने ही वाले हैं, एनडीए और सीडीएस दोनों के, ठीक है। और थ्रू आउट द ज्योग्राफी ये चीज हमने कंटिन्यू करी है और इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने आप सभी को बता दिए थे, ठीक है। अपन बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। ये पिक्चर आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट कैन यू सी एग्जैक्टली, आपको क्या दिख रहा है सर? हियर वी कैन सी अ ब्लास्ट, ठीक है, एक ब्लास्ट दिख रहा है, एक एक्सप्लोजन दिख रहा है। हियर वी कैन सी एन एक्सप्लोजन, ठीक है, एक एक्सप्लोजन से आपने हमको रूबरू कराया। और यहां पर दिख रहे हैं बलून्स, ठीक है, यहां पर हियर वी कैन सी दी बलून्स, ठीक है। इन दो चीजों से क्या समझते हो? देखो मैं आपको बता रहा हूं, पेशेंस रखना, ठीक है, आराम आराम से बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं, गिव अप नहीं करना भाई, ठीक है। यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म शुड नॉट डिफाइन योर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म शुड नॉट, जो आगे आने वाली यूनिफॉर्म है ना, जब आप उसको पहनोगे, ऐसा नहीं कि उसी टाइम पर आपकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दिखेगी। राइट फ्रॉम द प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू, इट शुड शो योर डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ये तीनों डी आपके दिमाग में होने चाहिए अभी से, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखो, बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि क्लियरली डिफाइन करती है कि यहां से क्या हुआ था, यूनिवर्स बना था, ठीक है। जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है, ये बिग बैंग थ्योरी क्लियरली एक ऐसी थ्योरी है जो कि बताती है। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? जॉर्ज लिमाइटर, ठीक है, जॉर्ज लिमाइटर, जिसको जॉर्ज लिमेत्रे भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। जॉर्ज लिमाइटर ने इसको दिया था, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज लिमाइटर। मगर इसके जो कुछ आप एक कह दो एविडेंस की बात कर दो, ठीक है, फर्दर इसको सपोर्ट किसने करा था, वो कौन थे? इट वाज सपोर्टेड बाय एडविन हबल, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? एडविन हबल। बाद में जो जितने भी इसके एविडेंस वगैरह दिए थे, इट वाज गिवन बाय एडविन हबल। तो आई होप इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका जिक्र किसने करा था? जॉर्ज लिमाइटर, ठीक है, जॉर्ज लिमेत्रे भी कह सकते हो आप यहां पर। और आगे चल के एडविन हबल का यहां पर काफी मेन रोल था, क्योंकि फर्दर एविडेंसेस विल बी गिवन बाय बिग बैंग थ्योरी। अब यहां पर अपन बहुत सारी थ्योरी और हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो बस 3 है भाई, ठीक है। एक है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, एक है नेबुलर हाइपोथेसिस, और एक है प्लैनेटेसिमल। मगर इसके अंदर जो घटिया सी आने वाली चीजें हैं, जैसे प्रोटोस्टार, ठीक है, उसके बाद यहां पर नेबुला आने वाला है, ठीक है, इसके अंदर एक बिग बैंग आने वाला है, एक सुपरनोवा आने वाला है। इसको पढ़ने भी हमारा कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। पढ़ के एक तरफ कर देंगे, यार इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा दिमाग है। एक रिसर्च में मैंने देखा था कि हमारी पूरी लाइफ में हम सिर्फ 1% भी हमारे ब्रेन का यूज नहीं कर पाते हैं पूरा। फिर तो सोचो 99% खाली चला जाता है। अभी सही समय ना यूज करने का, थोड़ा एडिशनल ज्ञान ले लोगे, क्या ही चला जाएगा।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जाकर कमेंट सेक्शन में आप ही बोलने वाले हो कि भैया मजा आ गया सेशन में, वी रियली एंजॉयड इट अ लॉट। ठीक है, यहां पर देखिए बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी का मतलब यह था कि अर्थ का पूरा मास, ठीक है, जितना भी पूरा का पूरा मास है ना, एक छोटी सी टाइनी बॉल थी। ठीक है, एक ये जो आपको दिख रही है ना, एक ऐसी छोटी सी टाइनी बॉल थी। ठीक है, टाइनी बॉल मतलब समझ रहे हो, एक छोटी सी बॉल थी। अब छोटी सी बॉल मतलब समझ रहे हो, पूरा का पूरा यूनिवर्स उस छोटी सी बॉल में था। अब वो बॉल छोटी है, इसका मतलब क्या है सर, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है मतलब एकदम धसकर भरी हुई है। ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब सर वॉल्यूम बहुत कम है क्योंकि छोटी है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा है। एक ऐसी बॉल जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, ये जो पर्टिकुलर बॉल है ना, ये बॉल आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ये क्या हुई, एक्सप्लोड हुई, ये हुई फटी। ठीक है, जब ये एक्सप्लोड हुई, ठीक है, जब ये एक्सप्लोड हुई, बैंग करना मतलब एक्सप्लोड करना, फिर ये धीरे धीरे चल के, ठीक है, ये फिर पता क्या हुई, एक्सपांड हुई, धीरे धीरे करके क्या हुई, एक्सपांड हुई। एंड करेंटली इट इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग, धीरे धीरे करके ये एक्सपांड हुई, फैल गई। तो पहले जब ये छोटी सी बॉल थी ना उस टाइम पर, ठीक है, ये उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो ये उस टाइम पर क्या थी, ओपेक थी। ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स, इट वाज ओपेक। मगर धीरे धीरे करके जब आगे चल के जब ये फैली, ठीक है, जब ये एक्सपैंड हुई, तब हम यहां पर क्या कह सकते हैं, धीरे धीरे यहां पर इसके अंदर क्या आने लगी, ग्रेजुअली यहां पर ट्रांसपेरेंसी आने लगी, यहां पर ट्रांसपेरेंसी आने लगी। क्लियर है, समझ में आया सभी को, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखो मैं आप सभी को समझा रहा हूं क्या होता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, अब सर हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर है, देखो हाइपोथेसिस इज नॉट बैक्ड बाय द एविडेंसेस। ठीक है, हाँ, तो यहां पर यदि अपन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोल रहे हैं तो इसका कोई एविडेंस नहीं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी, इट इज बैक्ड बाय एविडेंसेस, उसमें एविडेंस होता है। तो यहां पर यदि अपन बात करेंगे, बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट एविडेंस है बिग बैंग थ्योरी का, इट वाज गिवन बाय एडविन हवल। एडविन हवल ने इसका दिया था पहला एविडेंस, एंड जॉर्ज लेमाइटर वाज द साइंटिस्ट हु गेव इट। जितने भी मैटर है, इट वाज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल टाइनी बॉल, ठीक है, जस्ट लाइक एन एटम, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी और छोटा सा वॉल्यूम था। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है ये चालू हुआ, मतलब क्योंकि ये फटी, फिर ये एक्सपेंशन चालू हुआ। और पहला एटम जो बना था ये 3 मिनट में बना था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बट यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि अर्ली यूनिवर्स वाज डेंस बट देन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको बलून दिख रहा है, ठीक है, आपको यहां पर बलून मैं बीच में लेकर आता हूं, ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है, ये बलून आपको यहां पर दिख रहा है। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जो पिंक वाला बलून है, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ये जो पिंक वाला बलून यहां पर आपको जो दिख रहा है, इसमें ये कम फूला हुआ है, तो आप इसको मानो ये है अर्ली यूनिवर्स, ये है अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है, ये है अभी अभी वाला यूनिवर्स, ठीक है, आप इसको बोल दो रिसेंट या फिर नाउ बोल दो, अभी वाला यूनिवर्स। तो अर्ली यूनिवर्स छोटा है, अभी का यूनिवर्स बड़ा है। अर्ली यूनिवर्स में ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी, ठीक है, ये पास पास है। मगर अभी के यूनिवर्स में ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी, क्योंकि ये इन्फ्लेट हुआ, सो द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सी हैज एक्सपांडेड। ठीक है, तो अब यदि अपन बोल रहे हैं ना कि यूनिवर्स बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, या फिर यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो रहा है, इसका मतलब पता क्या है कि इन गैलेक्सी के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। समझ में आया, हर एक चीज क्लियर हुई कि नहीं आपको? ठीक है, तो पूरी थ्योरी क्लियर हो गई, किसने दिया था वो क्लियर हो गया, आज से पहले कैसे हमारा यूनिवर्स बना, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए एक भी बच्चे का, ठीक है। आई एम हैविंग बैड थ्रोट राइट नाउ, बट स्टिल, ठीक है, आई एम एक्सपैंडिंग माई थ्रोट एंड स्पीकिंग अ बिट लाउडर जस्ट टू मेक यू फील मोटिवेटेड एंड नॉट टू लेट यू बोर्डम, ठीक है, थ्रू आउट द सेशन। अब यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस और थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। 2019 सेकंड में एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसने यहां पर ऐसी कौन सी थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस है जिसने यूनिवर्स का ओरिजिन बताया था? या तो यहां पर अपन लिख देंगे हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है, या तो फिर बिग बैंग थ्योरी। यहां पर बिग बैंड लिखा है, ठीक है, बड़े ढोल की बात चल रही है ना भाई, ढोल की बात नहीं चल रही है, ये बैंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहां पर एक ऑप्शन है नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इनके ऊपर आएंगे, डोंट वरी यार,
ठीक है, बिल्कुल अपन आएंगे नेबुला के ऊपर बात करेंगे, प्लैनेटेसिमल की भी बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, सब चैम्बरलिन, मोल्टन, सबकी बात करेंगे। और कोई कठिन चीज नहीं है यार, सब आसान है। आप जो 11th 12th में अभी पढ़ रहे हो उससे तो कई गुना आसान है ये। Who gave the first evidence? CDS का क्वेश्चन है, of the Big Bang theory। किसने पहला एविडेंस दिया? तो फर्स्ट एविडेंस वाज गिवन बाय एडविन हवल। एडविन हवल ने पहला एविडेंस दिया था, अभी रिसेंटली मैंने बताया। अब यहां पर CDS 2 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, बिग बैंग थ्योरी को क्या कहा जाता है यार, अभी तो बताया, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। टाइनी बॉल नहीं कहा जाता, नहीं तो टाइनी बॉल लगा दो, टाइनी बॉल से वो इट वाज, ठीक है, मेड फ्रॉम टाइनी बॉल। बिग बैंग थ्योरी को टाइनी बॉल नहीं कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिग बैंग थ्योरी इज करेक्ट? CDS 1 2025 का क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्या इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है सर। इट स्टेट्स दैट द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही बात है। If we are calling it the universe is getting transparent day by day and it is getting expanded, what does it mean? The distance between the galaxies, it is expanding. Statement number 2 is also correct. दूसरी भी सही है भाई, कि जो galaxies के बीच का distance है वो भी बढ़ रहा है। तीसरा क्या है? It states that galaxies themselves are expanding. क्या इसका मतलब है कि galaxy खुद expand हो रही है? अरे ना भाई, galaxy खुद expand नहीं हो रही। Only 1 and 2 are correct. Option number A is correct. Clear है? क्या बढ़िया धांसू क्वेश्चन था यार। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जो कि अपन कर रहे हैं, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी द प्रोटोस्टार इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। प्रोटोस्टार क्या होता है? अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। पहला ऑप्शन यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन लिखा है अ फुली डेवलप्ड स्टार दैट हैज बिगन हाइड्रोजन फ्यूजन इन इट्स कोर, ना अ डेंस रेमिनेंट लेफ्ट आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड ऑफ अ गैस and dust where nuclear fusion has not yet started। देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूं, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। अपना यूनिवर्स बन गया था, ठीक है, अपना यूनिवर्स बन गया है, ऐसे मानो यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स बन गया है, ठीक है, यूनिवर्स बन गया है भाई, ठीक है, यूनिवर्स एकदम बन गया है। अब जब यहां पर यूनिवर्स बन गया है तो यूनिवर्स के बाद यहां पर हमारा नेबुला तैयार है। मानकर चलो कि यहां पर हमारा नेबुला तैयार है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको नेबुला क्या होता है, आप मानकर चलो कि यहां पर नेबुला तैयार है। नेबुला कुछ नहीं है, नेबुला एक ऐसा क्लाउड है, सुनना, एक नेबुला कुछ भी नहीं, एक ऐसा क्लाउड है, ठीक है, जो कि काय से मिलकर बना है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है, ऐसा नेबुला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो नेबुला है, ठीक है, ये जो नेबुला है, इस नेबुला की एक ऐसी स्टेट, ठीक है, एक ऐसी स्टेज, एक इस नेबुला की एक ऐसी स्टेज जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पर इसके पास हाइड्रोजन और हीलियम तो है, ठीक है, बट, ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, हैज नॉट येट स्टार्टेड, ठीक है, हैज नॉट येट स्टार्टेड, अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पता क्या होता है? इस हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना, हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसी से वो क्या करता है? एनर्जी देता है। समझ रहे हो? न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना। ये कई साल लंबी प्रोसेस है, ठीक है। या हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाता है, फिर ये साइकिल लंबी हो जाती है। इट्स अ साइकिल। तो समझ में आया न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन चालू नहीं हुआ है। तो नेबुला की एक ऐसी स्टेज जहां पर, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम तो है, मगर इसका जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो शुरू नहीं हुआ है। तो इसको अपन पता क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टार। दिस स्टेज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टार। दिस इज कॉल्ड प्रोटोस्टार, ठीक है। तो प्रोटोस्टार ऑप्शन क्या लिखा है? ये लिखा है कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड, एक कॉन्ट्रैक्टेड क्लाउड, ठीक है, दबा हुआ, ठीक है, ऑफ गैस। अब कॉन्ट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि यार आप एक बात बताओ, हीलियम और यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम, इसका कुछ ना कुछ मास है, और यदि मास है तो यहां पर, यदि मास है तो यहां पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ग्रेविटी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो वही चीज तो यहां पर हो रही है, मगर न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो देखो, मैंने सिर्फ आपको प्रोटोस्टार का मतलब नहीं बताया, आपको सीधा क्वेश्चन भी करवा दिया कि क्या क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है आपको। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या है? सुपरनोवा, ठीक है। सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा मैं आपको बताऊं ना क्या होता है। देखो, देखो ये जो है मैंने आपको ऊपर बताया क्या, प्रोटोस्टार,
ठीक है, याद रखना मेरी बात। जो ऊपर बताया वो क्या बताया, प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार, ठीक है, प्रोटोस्टार। और अब जो नीचे अपन बात करने वाले हैं ना वो क्या है, सुपरनोवा। दिस इज सुपरनोवा। तो प्रोटोस्टार एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो कि क्या बताता है, ठीक है, स्टार का, ठीक है, जो स्टार है स्टार का बर्थ बताता है, ठीक है, जो कि स्टार का बर्थ बताता है। सुपरनोवा एक ऐसी चीज है जो कि स्टार की डेथ बताता है, ठीक है, एक डेथ बताता है। समझ में आ रहा है? प्रोटोस्टार में क्या है, अभी तक बना नहीं है, अब होने वाला है। आपको पता है जब न्यूक्लियर फ्यूजन आगे चल के होगा ना, फिर धीरे करके स्टार बनेगा। अब आप बोलोगे सर इससे तो सन बनेगा, अरे सन भी तो एक स्टार है। समझ में आया? सन भी तो एक स्टार है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरनोवा, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरनोवा, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अ वायलेंट एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार। स्टार क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्शन वाला है। समझ में आ रहा है कि ये जो है आया और ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गया। ये जो अपना बना हुआ था ना, अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ये है कोर, ठीक है, मैं बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, समझना। 1 मिनट यार, वेट, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ जी, तो सुपरनोवा पता क्या है, जैसे ये है कोर, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये है कोर, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है पूरा का पूरा रेड वाला एरिया, ठीक है, ये जो रेड वाला एरिया ना खत्म हुआ, और ये फिर आकर ना ये जो कोर है, ठीक है, ये जो कोर है, ये कोर क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। ये क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। और जब ये एक्सप्लोड हुआ, देयर वाज द सडन एंड एक्सट्रीम इंक्रीज इन ब्राइटनेस, ठीक है। तो ये जो वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, एक स्टार का वायलेंट एक्सप्लोजन होना, ठीक है, इसको सुपरनोवा, ये जो यहाँ इस टाइम पर जो स्टेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। दिस इज कॉल्ड सुपरनोवा, ठीक है। तो बस ये बेसिक है, अभी तक पूछा नहीं है, पूछेगा तो यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये एकदम अच्छा लेवल, तगड़े लेवल की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रहा है, आ न्यूट्रॉन स्टार इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एक न्यूट्रॉन स्टार को कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सुपरनोवा है ना, ये जो सुपरनोवा है, इस सुपरनोवा की कंडीशन ना, ये सुपरनोवा की कंडीशन बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डेथ, ठीक है। मतलब कि अपन काई की बात कर रहे हैं कि एक स्टार खत्म होने की, एक स्टार कैसे जब खत्म हो रहा है ना, आप सुपरनोवा से ये मत समझ जाना सुपर है तो बनेगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेवर नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सुपरनोवा की जो कंडीशन है ना, इट में लीड टू दो कंडीशन, ठीक है, जो कि एक तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक होल, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ब्लैक होल। और दूसरा पता क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अब तो सर ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है ये बता दो। न्यूट्रॉन स्टार, यहां पर देखो, न्यूट्रॉन स्टार पता क्या है, जब ये एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जितना भी कूड़ा कचरा बचा हुआ है ना, द डेंस स्टेलर रेमिनेंट, रेमिनेंट का मतलब बचा हुआ, ठीक है, डेंस मतलब थिक, ठीक है, स्टेलर मतलब रिलेटेड टू स्टार, एक गाढ़ा, ठीक है, थिक, डेंस, ठीक है, जितना भी बचा हुआ जो है पार्ट फॉर्म्ड आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है, कंपोज प्राइमरली ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। क्लियर है? समझ में आया सभी को? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, क्लियर है जो मैं बता रहा हूं। तो बेसिकली एक रेमिनेंट है ये, ठीक है, दिस इज द रेमिनेंट, ठीक है, रेमिनेंट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ सुपरनोवा। इसका जो एक्सप्लोजन हुआ ना, उससे ये बनता है। अब यदि ग्रेविटी, ठीक है, यदि यहां पर ग्रेविटी, ठीक है, एकदम लिमिटलेस हुई, ठीक है, ग्रेविटी एकदम इंफिनिटी हुई, बहुत ज्यादा हुई, तो फिर पता क्या होगा, ग्रेविटी इंफिनिटी है और भाई मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, मास बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जगह कम है, जगह कम है, वॉल्यूम कम है, मतलब रेडियस कम है, ठीक है। तो यहां पर पता क्या होता है, मास ज्यादा है, रेडियस कम है, तो उस जगह, वो जो जगह है ना, वो वहीं के वहीं रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती, वो वहीं ना, अंदर जो लाइट है ये उसको बाहर जाने देती है, ठीक है, ना ये लाइट को बाहर जाने देती है। तो जब इस टाइम पर जो बनता है ना, मतलब कि जिसमें बहुत, मतलब एक ऐसा स्टार जो कि खुद में ही कोलैप्स्ड है, ठीक है, टूटा हुआ,
एक्सप्लोजन हुआ तो यहां पर भी अपन टूटे हुए की बात करेंगे, विच इज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ बट विथ मतलब बहुत सारी लिमिटलेस ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। इसका एक क्वेश्चन करें? बिल्कुल सर, क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो, विद रेफरेंस टू द न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। अब देख रहे हो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ न्यूट्रॉन स्टार इज फॉर्म्ड आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, ये काय से बनता है? सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद बनता है, बिल्कुल बनता है। एंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ न्यूट्रॉन। बिल्कुल यार, पहली वाली स्टेटमेंट तो एकदम सही है। सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद ही तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। यहां पर सेकंड क्या बोल रहा है? ब्लैक होल इज फॉर्म्ड व्हेन द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ अ मैसिव स्टार। किसी भी बड़ा सा स्टार है, उसका जब ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, वो क्या करता है? प्रिवेंट्स इवन लाइट फ्रॉम स्केपिंग। पता है क्या होता है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। यदि ये जो चीज है, यदि मैं बोलूं ये ब्लैक होल है, ठीक है, ये ब्लैक होल है, ये बना क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आया? ग्रेविटेशनल कोलैप्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल कोलैप्स। ग्रेविटेशनल कोलैप्स, ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल कोलैप्स। अब मेरी बात सुनना, यहां पर ग्रेविटी है, पता क्यों है? क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ मास है। और ये ब्लैक होल तो आपको पता है एकदम छोटा है, तो इसकी रेडियस एकदम कम है। तो आप एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी क्या होती है? क्या होती है? ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी है, आपने पढ़ा होगा, जो एस्केप वेलोसिटी, यदि मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है, ये एस्केप वेलोसिटी आप सभी ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब यहां पर रेडियस कम है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और मास और ज्यादा हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो और भी बढ़ेगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी और भी बढ़ेगी। अब मेरी बात सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। देखो ये, अच्छा तुम एक काम करो, इसके वेलोसिटी वाला कंसेप्ट छोड़ दो, ठीक है, ये वाला छोड़ दो, तुमको नहीं आएगा। बस मैं पता क्या कहना चाह रहा हूं कि लाइट की जो स्पीड है ना, लाइट की जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो लाइट की स्पीड है ना, ये लाइट की स्पीड भी यहां से नहीं निकल सकती है। समझ रहे हो? ये लाइट की स्पीड भी यहां से नहीं निकल सकती। वो मास वगैरह में मत उलझो, बस मैं यही बता रहा हूं। वही चीज यहां पर लिखी है, ऑफ मैसिव स्टार दैट प्रिवेंट्स इवन लाइट फ्रॉम स्केपिंग। तो ये वाली स्टेटमेंट भी, बोथ न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स हैव सॉलिड वेल डिफाइंड सरफेस। अरे सॉलिड नहीं है भाई, वो तो एकदम ऐसे आगे तक जा रहा है, ठीक है, तो सॉलिड नहीं है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो जितनी भी, और एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, द चंद्रशेखर लिमिट। अब चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम मास ऑफ अ स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, ठीक है, एक कुछ नहीं, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ठीक है, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, ठीक है। इसका जो मास है, इसका जो मास है ना, ठीक है, इसका जो मास है, इसका मैक्सिमम मास की जो यूनिट है उसको अपन क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। और ये पता कितनी है? 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब यहां पर क्या बोल रहा है? चंद्रशेखर लिमिट प्रपोज द लिमिट ऑफ अ मास, ठीक है, लिमिट ऑफ मास फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टू बी स्टेबल। मतलब जो चंद्रशेखर लिमिट है, इसने जो मास की लिमिट प्रपोज करी है, वो मतलब किस स्टेबल चीज के बारे में से एसोसिएटेड है। तो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, ठीक है, जस्ट रिसेंटली पढ़ा, ये जो चंद्रशेखर लिमिट है, ये मैक्सिमम मास है काय का? एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ स्टार का। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। जितने भी ये अजीब सी चीजें थी, ये हुई खत्म, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरे ऊपर। यहां पर क्या लिखा है? नेबुलर हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? या अगेन नेबुलर हाइपोथेसिस। तो जरा नेबुलर हाइपोथेसिस अपन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। इट वॉज गिवन बाय, ठीक है, इट वॉज डिराइव्ड बाय, ठीक है, इट वॉज गिवन बाय इमैनुअल कांत, बट इट वॉज रिवाइज्ड बाय, ठीक है, इट वॉज रिवाइज्ड बाय लैपलेस, ठीक है। अब नेबुलर हाइपोथेसिस पता क्या बताता है? नेबुलर हाइपोथेसिस बताता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है। क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, मतलब प्लैनेट कैसे बने। और ये जो प्लैनेट है ना, देखो कैसे बने। ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट जब बने ना, प्लैनेट बनने के पहले यहां पर बने प्लैनेटेसिमल, टेसिमल, ठीक है। और ये जो प्लैनेटेसिमल बनने के पहले, ये एक थी डिस्क, रोटेटिंग डिस्क।
और ये जो जब ये डिस्क थी ना, इसके पहले क्या था? नेबुला। तो नेबुला के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है ना, एक क्लाउड ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसने क्या बनाई? एक रोटेटिंग डिस्क बनाई, जिससे बने प्लैनेटेसिमल, और उससे बन गए प्लैनेट। समझ में आया? बस यही सड़ी सी चीज है। यहां पर देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है? एक वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी है जो कि क्या एक्सप्लेन करती है? ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। अब यहां तो सर सोलर सिस्टम बोल दिया, अरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट होते हैं, उसी की बात चल रही है। पहला क्या है? नेबुला बना। नेबुला क्या होता है? अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ठीक है, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो आई स्पेस में, ठीक है। तो पहले बना नेबुला, ठीक है, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया, पहले बना नेबुला, ठीक है। नेबुला के बाद क्या हुआ? वो इंटरनली कोलैप्स हो गया, मतलब देयर वाज ग्रेविटेशनल कोलैप्स, ठीक है। खुद की ही ग्रेविटी में वो जो क्लाउड है वो क्या हुआ? कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब जब ये कोलैप्स हुआ, ये क्या करने लगा? जैसे ही नेबुला कोलैप्स हुआ, ठीक है, वो स्पिन हुआ, फ्लैट हुआ, और उसने क्या बना ली? एक डिस्क बना ली। ये अभी मैंने बोला ना, उसने क्या बना ली? एक डिस्क बना ली। तो उसने स्पिन हुआ और फ्लैट हुआ, और उसने क्या बना ली? एक डिस्क बना ली, जो कि काफी गर्म थी और काफी डेंस थी। अब काफी गर्म थी और काफी डेंस थी, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, मास ज्यादा है। तो अब क्या हुआ? द मटेरियल एट द सेंटर फॉर्म्ड अ प्रोटोस्टार। समझ रहे? प्रोटोस्टार। अब रिलेट करना, इसने क्या बनाया? प्रोटोस्टार, जो कि विच हैज इवेंचुअली इग्नाइटेड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड बिकेम द सन। जो कि अब ये बात प्रोटोस्टार की कर रहा है। ये मत समझना कि नेबुलर हाइपोथेसिस ने फॉर्मेशन ऑफ द सन करवाया, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये बात कर रहा है प्रोटोस्टार की, याद रखना। प्रोटोस्टार आगे चल के न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया और सन बनाया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इसने हल्का सा प्रोटोस्टार करवाया। अब क्या करा? आप इसके तरफ ध्यान मत दो, आप बस ये देखो, इस सराउंडिंग डिस्क में डस्ट के पार्टिकल और आइस के पार्टिकल ने क्या बनाया? प्लैनेटेसिमल। क्या बनाया? प्लैनेटेसिमल। और यही जो ये जो प्लैनेटेसिमल है, दे कोलाइडेड एंड मर्ज टू फॉर्म प्रोटोप्लैनेट। क्या बनाया? प्रोटोप्लैनेट, एंड इवेंचुअली बिकेम प्लैनेट, मून एंड एस्टेरॉइड। तो बस अभी आपको पता क्या समझना है? जो अभी मैंने ऊपर बताया। क्या मैंने ऊपर बताया? ध्यान से सुनो। हमारा है नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, ध्यान से सुनना। नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस का मतलब पता क्या होता है? ठीक है, कि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ये कैसे बने? प्लैनेटेसिमल। प्लैनेटेसिमल का फॉर्मेशन जब हुआ ना, इसके पहले काय का फॉर्मेशन हुआ था? प्रोटोस्टार, ठीक है। मगर इसके पहले बनी थी डिस्क, और ये डिस्क पता कैसे बनी? ये हुआ ग्रेविटेशनल कोलैप्स, ठीक है, काय का? नेबुला का। बात खत्म, ठीक है। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, क्वेश्चन करते हैं, खेल खत्म, ठीक है। क्वेश्चन एकदम घटिया आएंगे, इतना डीप में तो पूछेगा भी नहीं। ये देखो सीडीएस का क्वेश्चन, नेबुलर हाइपोथेसिस ट्राई टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या गलत है यार? सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन की बताने की तो कोशिश करी थी। बिग बैंग थ्योरी ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल यार, बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स का ओरिजिन बताया था। बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय लिमेत्रे। बिल्कुल यार, जॉर्ज लिमेटर ने ही बताया था। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहां पर देखो क्वेश्चन, सीडीएस 1 2024, नेबुलर हाइपोथेसिस कंसिडर्स दैट द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड आउट, ठीक है, प्लैनेट की बात चल रही है, समझ रहे हो? प्लैनेट की बात चल रही है, तो बिल्कुल यार प्लैनेट की बात अपन कर सकते हैं। आगे रीड करो, प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड, तो क्लाउड से ही तो मिलकर बने हैं, ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ स्लोली रोटेटिंग यूथफुल सन। समझ रहे हो? स्लोली रोटेट। अब सुनो क्या बोल रहा है? स्लोली रोटेटिंग, एक वर्ड है रोटेटिंग, फिर क्या बोला है? यूथफुल सन। अब मेरी बात सुनना, रोटेटिंग वर्ड किसके लिए यूज हुआ पता है? ये जो वर्ड यूज हुआ ना रोटेटिंग, ये यूज हुआ रोटेटिंग डिस्क के लिए, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क के लिए, ठीक है। यूथफुल सन पता किसके लिए है? ये हुआ प्रोटोस्टार के लिए, क्योंकि प्रोटोस्टार इज नथिंग बट यूथफुल सन। यही तो आगे चल के न्यूक्लियर फ्यूजन कराएगा, जो कि अभी तक नहीं कराया है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सर क्या शानदार थी। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है? बिग बैंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। बिल्कुल, सेकंड भी सही है, तो बोथ करेक्ट। सवाल कैसा लगे यार? मजा आया कि नहीं? ठीक है, अब एक हल्का सा छोटा सा बस ये देख लो, ये किसने आखिरी में है? प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको दिया था, इट वाज गिवन बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन, ठीक है। चैम्बरलिन और मोल्टन, इसका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस इज अनदर साइंटिफिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट
इन द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट का फॉर्मेशन बताता है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, इसको किसने बनाया था? थॉमस सी चैम्बरलेन एंड फॉरेस्ट आर मोल्टन। तो आप सिर्फ चैम्बरलेन याद करो और मोल्टन याद करो, ठीक है। तो अपन ने पहले तीन, देखो पहली थियरी अपन ने क्या देखी? पहली देखी बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जिसको एक्सपैंडिंग क्या कहा जाता है? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा? नेबुलर हाइपोथेसिस। फिर हमने देखा नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? फिर देखा प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटेसिमल, ठीक है। इसके बीच में मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे हमने देखा नेबुला, ठीक है, हमने देखा प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार, ठीक है, हमने देखा सुपरनोवा, हमने क्या देखा? सुपरनोवा। हमने क्या देखा? व्हाइट ड्वार्फ, हमने क्या देखा? व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। हमने क्या देखा? न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, हमने देखा न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। हमने क्या देखा? ब्लैक होल, हमने देखा ब्लैक होल। समझ रहे हो? इतनी, और दीज वर दी मोस्ट, ठीक है, टफेस्ट एंड चैलेंजिंग टर्म्स, जिससे बच्चे ज्योग्राफी की पहली ही क्लास नहीं लगाते हैं। दैट्स इट, ठीक है, समझ में आया सभी को? अब यहां पर देखो गैलेक्सी, ठीक है, अब तो हलवा है यार, अब समय नहीं लगने वाला है, ठीक है, अब सही में समय नहीं लगेगा, चुटकियों में खत्म कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। गैलेक्सी आपको दिख रही है, आपको यहां पर क्या दिख रहा है यार? ये दिख रहे हैं, ठीक है, स्टार दिख रहा है, ठीक है, स्टार दिख रही है सर, ये है गैसेस दिख रही है, डस्ट दिख रही है सर, कॉमेट्स, कॉमेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे को दिख रही हैं। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है, इसको क्या पता? गैलेक्सी बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड गैलेक्सी। तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार, गैस, डस्ट एंड देयर सोलर सिस्टम। और गैलेक्सी इज हेल्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने गैलेक्सी को पकड़ रखा है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, हाँ, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी, याद रखना। और जो बीच में ब्लैक होल है ना, ठीक है, इट इज टर्म्ड एज, ठीक है, कॉल्ड नहीं, मतलब इट इज टर्म्ड एज सैजिटेरियस, इसको सैजिटेरियस कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक होल एक ऐसा स्टार है विच इज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, जो कि खुद में ही कोलैप्स्ड है, ठीक है, खुद में ही कोलैप्स्ड है। और ब्लैक होल के पास इनफाइनाइट ग्रेविटी है और डेंसिटी है, इसके पास डेंसिटी बहुत है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। अब डेंसिटी ज्यादा है तो आप सभी को पता है मास ज्यादा होगा, और मास ज्यादा है तो आप सभी को पता है वॉल्यूम कम होगा, दैट्स इट, ठीक है। ऑन इट सरफेस बट लेस रेडियस, है ना। नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमारे अर्थ से है, इट इज कॉल्ड एंड्रोमेडा, जो कि एक स्पाइरल, जो वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो, यदि अब मैं बोलूं कि गैलेक्सी कैसे बनी, ठीक है, तो गैलेक्सी में क्या आ रहे हैं? गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं। तो भाई यदि मैंने बोल दिया ऐसे करके स्टार बने, तो स्टार से ही मिलकर तो गैलेक्सी बनी, वहीं ऐसी कुछ घिसी पिटी लाइन होगी यार। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। इनिशियल डेंसिटी जो थी, इसने क्या बनाया? ग्रेविटेशनल फोर्स कराया। एक मिनट, हेलो 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 हेलो, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये पता क्या हुआ? गैलेक्सी फिर वो वही बोलते हैं कि अर्ली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहले क्या था? मैटर और एनर्जी क्या थी? जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था वो इवन नहीं था, हर जगह सेम नहीं था। तो अब जब हर जगह मैटर और एनर्जी सेम नहीं है, मतलब मास सेम नहीं है, अब मास सेम नहीं है तो ग्रेविटेशन फोर्स सेम नहीं है, ठीक है। तो इट विल गिव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशन फोर्स, जिससे क्या हुआ? मैटर पास पास आ गए, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स आया तो मैटर पास पास आ गए। और जब मैटर पास पास आए, इससे क्या हुआ? गैलेक्सी बनी। एक मिनट रुकना है यार, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, ठीक है। ये जो गैलेक्सी है,
दे कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टार हैं, एंड दे आर स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। ये लाइट ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन आ रखा है। अब स्टार एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये बहुत दूर दूर है, ये बहुत दूर दूर है, ठीक है, इतने दूर हैं कि आप इनका जो डिस्टेंस है ना, ये काहे से मेजर करोगे? लाइट ईयर से, ठीक है। यू विल बी मेजरिंग देयर डिस्टेंस बाय लाइट ईयर, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म, गैलेक्सी कैसे बनी? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड नेबुला, वही है यार। फिर नेबुला से क्या बना? क्लम्स ऑफ गैसेस बने, ठीक है, जिससे फिर स्टार बने, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। क्या है ब्लैक होल? क्या है ब्लैक होल? बेसिकली क्या है यार? एक स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये जो आपको स्टार दिख रहे हैं, ठीक है, अब इन स्टार को यदि आपको अचीव करना है तो अभी आप स्टार के बारे में पढ़ लो। तो स्टार कैसे मिलकर बनते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑल दी स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, सो दे डू हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। इन स्टार के पास इनकी खुद की हीट होती है और इनकी खुद की लाइट होती है, याद रखना। स्टार ऐसा नहीं है, आपने कभी देखा है कि स्टार रात में चमक रहा है, और रात में तो सन भी नहीं रहता है, ठीक है, सन रहता है तो फिर अपन ऐसा बोलते हैं कि सन की रोशनी की वजह से चमक रहा है। अरे इनके पास खुद का हीट होता है और लाइट होती है। और आपको पता है, ग्रुप ऑफ स्टार इन अ फिक्स्ड पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो अभी आप देखोगे जैसे 1 2 3 4 5 6 और कोने में 8, आप देखोगे ना, यहां पर 8 स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 स्टार है ये, ठीक है, 7 स्टार है यहां पर। अब ये जो आपको 7 स्टार दिख रहा है ना, इसमें जो लास्ट वाला स्टार है, ये जो लास्ट वाला स्टार है, इसको अपन पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोल स्टार, दिस इज कॉल्ड पोल स्टार। और ये जो पोल स्टार है, इसको अपन नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, ठीक है। जब आप यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे ना, ऐसे करके, ये पता क्या डिपिक्ट करेगा? इट विल डिपिक्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पहले के जमाने में क्या होता था कि ये जो कॉन्स्टलेशन है ना, ये नेविगेशन पर्पस के लिए भी यूज करे जाते थे, ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए इनका इस्तेमाल करा जाता था। अब अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अरे बहुत है भाई, 80 to 88 कॉन्स्टलेशन समथिंग आर देयर, ठीक है। अर्सा मेजर, बिग बेयर, एक है ओरियन, ठीक है, एक ओरियन करके है, एक अर्सा माइनर है। अर्सा माइनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी ब्राइटनेस कम है, ठीक है। ऐसे करके 3-4 हैं जो कि प्रोमिनेंट है, जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है, इनके बारे में नॉलेज ले सकते हो। सप्तऋषि फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर, ये जो अर्सा मेजर है इसी का पार्ट है सप्तऋषि। और जो मैंने बताया ना सप्तऋषि, ये 7 से मिलकर, इसी को हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ये भी बताया, एक स्टार ये है, एक 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 ये 6 है, और एक ये 7वां। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर मेरी बात सुनो, सन के बारे में पढ़ता है, ठीक है। सन जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। सन ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड गैलेक्सी, सन भी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसको हम गैलेक्टिक रिवोल्यूशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड गैलेक्टिक रिवोल्यूशन। पता है, अपने को ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्थ ही रिवॉल्व कर रही है, सॉरी मून ही रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। और अर्थ देखो, जो मून है, ठीक है, मून रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और सन रिवॉल्व करता है गैलेक्सी के अराउंड, ठीक है। ये गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये जो जब सन गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक रिवोल्यूशन। सन काय से मिलकर बना हुआ है? गरम गरम गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम। इट गिव्स एनर्जी, जिसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी मैंने बताया न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन कोलाइड होता है, काय में? हीलियम में चेंज होता है। प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है, ये कोलाइड होता है सन के कोर में, मतलब सन का कोर मतलब बीच वाले हिस्से में, और क्रिएट क्या करता है? हीलियम एटम, ठीक है, हीलियम एटम क्रिएट करता है। ये जो डेटा लिखा है इसको याद करना जरूरी नहीं है, रीड करो, आगे बढ़ो। कि अर्थ से कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। सेंटर पे कितनी डेंसिटी? 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज कितनी है सन की? 5 बिलियन ईयर्स अप्रोक्स। टेम्परेचर कितना है सरफेस पर? 5800 डिग्री सेल्सियस। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट रिमेंबर, इतने कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया सोलर सिस्टम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर मैं बोलूंगा, और एकदम फुद्दू टॉपिक। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है इनर प्लैनेट्स, ठीक है, एक होते हैं इनर प्लैनेट्स, और बाहर वाले होते हैं आउटर प्लैनेट्स। बाहर वाले कौन से होते हैं? आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट।
जितने भी इनर प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसको याद करने की ट्रिक है, पता क्या है? माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स। ठीक है, यहां पर आपका होता है सन। ठीक है, यह है सन। तो सन से सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? एम। एम मतलब कि एम मतलब होता है मरकरी, एम मतलब होता है मरकरी। समझ में आया? यह है अर्थ। ठीक है, अर्थ। अब अर्थ से सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? अर्थ से सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? वीनस। ठीक है, मार्स नहीं है, वीनस है। ये जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक बेल्ट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट है। इस बेल्ट को कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। इसको क्या बोलता है? एस्टेरॉइड बेल्ट। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, ये कब बना था पता है? जब इनर प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। इन इनर प्लैनेट के फॉर्मेशन के टाइम पर, ठीक है, इन इनर प्लैनेट के फॉर्मेशन के टाइम पर जितना भी, ठीक है, डेब्रीज इकट्ठा हुआ, ठीक है, डेब्रीज मतलब रेमिनेंट्स, अभी बताया ना, उससे क्या बना? एस्टेरॉइड बेल्ट। तो अब अपन और आगे पढ़ लेते हैं। तो 8 प्लेनेट हैं, 63 मून है, और बाकी अदर कैलेस्टियल बॉडीज है, जैसे कॉमेट, मीटियोर, ठीक है, एस्टेरॉइड्स, ये सारी की सारी चीजें। 63 मून एंड ऑल ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे याद करो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट है और ये आउटर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है और दे आर क्लोजर टू द सन। सन से काफी पास है। अब सुनना मेरी बात, जो सन से काफी पास हैं वो छोटे हैं, ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल। और जो सन से काफी दूर है, ठीक है, वो बड़े हैं। जो छोटे हैं वो रॉकियर है। समझ रहे हो? पत्थर हमेशा छोटा होता है तो वो पथरीला है, और बलून जो है वो हमेशा बड़ा होता है, मतलब कि इट इज गैशियस। ठीक है, जो बड़े वाले हैं वो गैशियस है। तो जो गैसेस हैं, जो बड़े वाले हैं, दे आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन। आउटर प्लैनेट को जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। जोवियन ट्विंस नहीं, जोवियन प्लैनेट। बस यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है अर्थ, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वो तो ऐसे ही इनर प्लैनेट सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, और यहां पर ये लिखे हुए हैं चीजें जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हो। क्लियर है भाई? नोट्स बनाना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, ये लाइन मैंने इसलिए डाली है। बच्चे लोग क्या करते हैं यार, नोट्स नहीं बनाते हैं, सोचते हैं प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। यार सारी चीजें हाथ से नोट डाउन करो, हाथ से एक एक चीज लिखो, हाथ से एक एक चीज। मैं तो बोल रहा हूं हिंदी में एक्सप्लेन करके सारी चीजें वहां पर लिख दो। यदि समझ में नहीं आ रहा है, कार्टून बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, जैसा बनाना है वैसा बनाओ, क्वेश्चन होने चाहिए भाई। ठीक है, ये जितने लोग भी बोलते हैं ना ज्योग्राफी कठिन है और ये है वो है, सबसे टफेस्ट पार्ट ज्योग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी का यही सेशन है। और यदि तुम इसमें अभी तक रुके हुए हैं ना, सेशन को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बताना मेरे को अभी तक रुके हुए हो क्या नहीं। ठीक है, आई वांट टू नो। क्लियर है? यदि अभी तक रुके हुए तो आखिरी तक आप लोग टिक जाओगे। अब यहां पर देखो, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स। ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है। ये क्या बताती है? ये ट्रिक बताती है डिस्टेंस। ठीक है, ये ट्रिक क्या बताती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, दिस ट्रिक रिवील्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहां पर क्या है? आपका सन है। ठीक है, यहां पर आपका सन है, ये सन की रेज निकल रही है। ठीक है, ये सन है, और सन से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? ये है सर नूडल। नूडल नहीं भाई, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून। अब यहां पर देखो, अब मैं आपको एक साइज वाला बता रहा हूं कि साइज का कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपने यहां पर लिखा ना, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स, तो आप यहां पर ऐसे लिखो, माई वेरी एलिगेंट मदर, ऐसे लिखा, जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आप कुछ मत करो, ये एम को काटो और एम को एम के पास भिजा दो। ठीक है, मोन्टू को उसकी मम्मी के पास भिजा दो। ठीक है, एम को एम के पास भिजा दो। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, ये बनाओ एरो। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट, द डैडी ऑफ द प्लैनेट इज जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटा, ऊपर मत चले जाना भाई, ऊपर मत जाना, यहां आ जाओ। ठीक है, उससे छोटा, ये तो कट गया। ठीक है, ये तो यहां पर कट गया। उससे छोटा क्या हो जाएगा? अर्थ। उससे छोटा वीनस। ठीक है, उससे छोटा यहां पर क्या हो जाएगा? अब ये नीचे वाला, ठीक है, मार्स है, उस सबसे छोटा मरकरी। समझ में आया? क्लियर है? एक हल्की सी ट्रिक बताई, बस खेल खत्म। यहां पर देखो, आपने लिखा ये माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स। ठीक है, पहले ये लाइन लिखी ऐसी, फिर ये लाइन लिखी, एम को काटा, एम को एम के पास पहुंचाया। ठीक है, और ये एम जो ऊपर गया ये मार्स है। ठीक है, ये अब आप समझो, सबसे बड़ा जुपिटर, ठीक है, उससे छोटा सैटर्न, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा क्या? नेपच्यून। ठीक है, उससे छोटा अर्थ। तो ये देखो 8 नंबर का, ये 7, ये 6, नहीं 8 7 6, अरे एक मिनट 8 7 6 5, 8 7 6 5, ठीक है, 4, ठीक है, 4 के बाद 3,
ये 2 और ये 1, सबसे छोटा मरकरी। क्लियर है सभी को? एकदम क्लियर है ना? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जुपिटर, बढ़िया यार। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब यदि तुमसे डेंसिटी का पूछ लिया, क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। अब यदि आपसे डेंसिटी का पूछ लिया, फिर क्या करोगे? अब यदि डेंसिटी का पूछ लिया ना, तो पहली बात तो याद रखो कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी हाईएस्ट है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है भाई, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। अर्थ को काटा और आप कहां ले गए? टॉप में, क्योंकि भाई हाईएस्ट है तो आप उसको टॉप पर बिठा दो, अर्थ टॉप पर चला गया। अब आपने 2 का गैप लिया था ना, आप जुपिटर को काटो, सबसे बड़ा प्लैनेट, और 2 का गैप लेकर जुपिटर को यहां बिठा दो, ठीक है। जुपिटर को आपने यहां बिठा दिया। अब मेरी बात सुनो, इस एरो को हटाओ, ठीक है, ये इसको इरेज करो और इसका मुंह बना दो इधर। सबसे ज्यादा डेंस अर्थ, उससे कम मरकरी, उससे कम वीनस, उससे कम मार्स, उससे कम नेपच्यून, उससे कम जुपिटर, उससे कम यूरेनस, और लीस्ट डेंस प्लैनेट इज सैटर्न। दिस इज द ट्रिक। क्वेश्चन करें, क्या बोल रहा है? विच वन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज लार्जेस्ट इन साइज? लार्जेस्ट इन साइज की बात चल रही है, तो आप क्या करोगे? माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स। एम को काटो, साइज वाला है, और एम को ले जाओ कहां? यहां। और साइज में आपको पता है सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर, ठीक है। तो क्या जुपिटर ऑप्शन में है? नहीं है, ठीक है। सैटर्न ऑप्शन में नहीं है, यूरेनस है नहीं है, नेपच्यून है नहीं है। अब इसके बाद यहां मत पहुंच जाना एम के पास, ठीक है, आपको जाना है अर्थ के पास। तो अर्थ ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ट्रिक से खत्म। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? सबसे ज्यादा डेंसिटी। तो यार ये तो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने याद करवाया था, अर्थ की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। अब ये वाले क्वेश्चन को डेंसिटी वाले को कैसे करोगे? यहां तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, लगा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स। आप क्या करो? अर्थ सबसे डेंसर है, अर्थ को काटो, टॉप पर ले जाओ। जुपिटर सबसे बड़ा है, काटो, 2 का गैप यहां लिया तो 2 का गैप यहां लो। अब एरो बना दो ऐसा, ठीक है, ये सबसे बड़ा। तो अब सुनो, क्या अर्थ आ रहा है सबसे बड़ा? बिल्कुल। अब कहां पर नहीं आ रहा है अर्थ सबसे बड़ा? तो अर्थ है, इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है सैटर्न सबसे छोटा है, सैटर्न सबसे छोटा यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, कहां नहीं आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, तो यहां भी हटा दो। अब जुपिटर और वीनस में से सोचो कौन बड़ा है। यार आप एक बात बताओ, ज्यादा डेंस कौन सा है? ज्यादा डेंसिटी किसकी है, जुपिटर की या वीनस की? सर वीनस की है, अर्थ के बाद यहां पास में वीनस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर वीनस पहले आ रहा है, जुपिटर बाद में आ रहा है। सारी की सारी चीजें ट्रिक के बेसिस पर खत्म। समझे? समझे? अर्थ के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यू शुड नो अबाउट अर्थ, ठीक है। अर्थ यार द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, ट्रिक से आप याद कर सकते हो, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, ठीक है। साइज की बात करेंगे तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का क्या है? अर्थ ही है, ठीक है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज अर्थ। डेंसिटी की बात करेंगे, अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। ये भी ट्रिक से आप निकाल दोगे। ये जो अर्थ है ना, अर्थ का जुड़वा भाई कौन है? वीनस। अर्थ का जुड़वा भाई वीनस, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। कभी भी आप अर्थ को देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पर जो ये है, ठीक है, इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ज्यादा है और जो पोलर सर्कमफेरेंस है वो कम है, ठीक है। इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस जो, यदि अपन इक्वेटोरियल की बात करें तो ये पोलर से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस 40,075 है और पोलर सर्कमफेरेंस 40,008 है। शेप क्या है? आप क्लियरली दिख रहा है, इसको बोलेंगे ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। दिस इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसका शेप है, ठीक है। जियोइड। वेट अपन क्या बोलेंगे? द वेट इज मैक्सिमम एट दी पोल्स एंड मिनिमम एट दी इक्वेटर। ऐसा कैसे हुआ? देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप एक बात बताओ, जो है ध्यान से, ग्रेविटी क्या होता है? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है और पोल पर रेडियस कम है, ठीक है। तो जहां पर रेडियस कम है
तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, और जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर ग्रेविटी कम रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ग्रेविटी कम रहेगी। तो अब W का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ठीक है, W इज इक्वल टू mg, यही हो जाता है। जहां पर G ज्यादा है वहां पर वेट ज्यादा, और जहां पर G कम है वहां पर वेट कम है। समझ में आया सभी को? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। वेट इज मैक्सिमम एट दी पोल, तो यहां पर पोल दिख रहा है, यहां पर वेट ज्यादा है, और यहां पर इक्वेटर पर वेट कम है। दैट्स इट, क्लियर है? एरिया कितना है अर्थ का? 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अर्थ का जो है ना, अर्थ हैज ओनली वन मून। ठीक है, अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, और जिसका डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 है। क्लियर है? अब दो चीजें हैं जो कि बहुत कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को कि अर्थ कितना टिल्टेड है। पहली बात तो अर्थ ऐसी नहीं है। ठीक है, ऐसी नहीं है अर्थ। पता कैसी है? अर्थ है ऐसी। ठीक है, अब यहां से देखोगे अर्थ है ऐसी, यहां से देखोगे तो 23.5, यहां से देखोगे तो 23.5, और यदि आप ये वाली एक्सिस से देखोगे तो 66.5, यहां से देखोगे तो अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है, और अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। तो यदि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बात करोगे, ठीक है, तो वो कितनी है? 66.5 डिग्री टिल्टेड। यदि आप वर्टिकल एक्सिस से बात करोगे तो वो कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, आप क्या पूछ रहा है कि एक जीडी हो रहा था, ग्रुप डिस्कशन ऑन शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, 3 स्टूडेंट है, उन्होंने 3 पॉइंट दिए। स्टूडेंट 1, द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ का जो शेप है वो क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है, बिल्कुल है। दूसरे ने क्या बोला? द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन इक्वेटोरियल डायमीटर। ये एकदम गलत है भाई, पोलर तो छोटा है ना यार। अर्थ कैसी है हमारी? अर्थ ऐसी तो नहीं है यार। ठीक है, अर्थ कैसी है? कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप देखो, इक्वेटोरियल ज्यादा है और पोलर कम है, इक्वेटोरियल ज्यादा है पोलर कम है, तो ये गलत है। 2 कहां आ रहा है? यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, गलत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? यहां पर क्या लिखा है? सुनना ध्यान से। द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एलिप्टिक। ठीक है, जो एलिप्टिक का प्लेन है, प्लेन ऑफ एलिप्टिक, ठीक है, द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। यदि ये जो एंगल है ये 0 डिग्री होता है, टिल्ट ही नहीं होता, तो पता क्या होता है? देयर विल बी नो सीजन। यहां से निकल कर आता है क्या? एक टॉपिक जिसका नाम है रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मूवमेंट, अर्थ ना 2 प्रकार से मूवमेंट करती है। 2 प्रकार से कैसे? एक अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होती है, ठीक है, और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये जो स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन। और जो सन के अराउंड कर रही है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। अब समझो, ठीक है, रोटेशन, ठीक है, लगभग 24 घंटा आपको पता है, रिवॉल्यूशन लगभग 365 डेज। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज इन सीजन होते हैं, अलग अलग सीजन में चेंज देखने को मिलता है। अब जो चीज मैं यहां पर बता रहा हूं ना, एकदम ध्यान से सुनना। रोटेशन ऑफ द प्लैनेट मतलब कि मूवमेंट अराउंड इट्स ओन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, इट इज नोन एज द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट की स्पिनिंग को कहा जाता है। द अर्थ टेक्स, अर्थ कितना लेता है? 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 41 सेकंड एक सिंगल रिवॉल्यूशन करने के लिए। अब रोटेशन क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुनना ध्यान से मेरी बात। ठीक है, सुनना, ये तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, क्या करता है ये अपन रिलेट करके पढ़ेंगे। अब आप रिवॉल्यूशन देखो क्या होता है। रिवॉल्यूशन मतलब कि मूवमेंट अराउंड अ सर्कुलर पाथ अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड। ठीक है, अर्थ को कितना लगता है? 365 दिन प्लस 6 घंटे, 365 दिन प्लस 6 घंटे। अब जब ये 6 घंटे 6 into 4, 6 चुके 24 आवर हो जाते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा, इसलिए अपन बोलते हैं 4 साल में एक बार क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो ये 24 घंटे एड ऑन हो जाते हैं। कैसे? देखो, 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, इतना लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को सन के अराउंड। ठीक है, तो अब रिवॉल्यूशन क्या करता है और रोटेशन क्या करता है, ये रिलेट करो आप ये नोट्स से, और ऐसे नोट्स बना लेना। देखो, रोटेशन की वजह से डे और नाइट चेंज हो रहा है, दिन और रात चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मगर रिवॉल्यूशन की वजह से पूरा का पूरा सीजन चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये सीजन पता है, ये जो टिल्ट है ना 23.5 डिग्री का, जब 23.5 डिग्री के टिल्ट के साथ रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से सीजन में चेंज आ रहा है। तो टिल्ट इज वन ऑफ द मेन रीजन। क्लियर है? अब दोबारा सुनना मेरी बात।
विंड और ओशन करंट के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वो रोटेशन की वजह से आ रहा है, मगर पूरा का पूरा विंड वेल्ट जो शिफ्ट हो रहा है वो रिवॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। क्लियर है? जो टाइड्स आती हैं, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, ये रोटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स और रोटेशन की वजह से हो रहा है। मगर सुनना मेरी बात, यहां पर डे और नाइट में चेंज आ रहा है रोटेशन में, मगर दिन बड़ा और रात छोटी। ठीक है, जो सोल्स्टिस आते हैं ये काई की वजह से आ रहा है? रिवॉल्यूशन की वजह से। अर्थ रोटेट और जो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और रिवॉल्यूशन भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सेम है, बोथ आर सेम, दैट्स इट। अब यहां पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के रोटेशन की इसमें से कौन सी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है? तो यदि आप एकदम बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। आपको लग रहा होगा बहुत कठिन क्वेश्चन है। डेली और ड्यूरनल रिदम, ठीक है, डेली और ड्यूरनल रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। तो मेरी बात समझो, डे लाइट मतलब समझ रहे हो, डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर कई की बात कर रहा है। डे लाइट मतलब डेली और ड्यूरनल रिदम ऑफ डे लाइट मतलब दिन रात का चेंज होना। एयर का टेम्परेचर मतलब समझ रहे हो, एयर का टेम्परेचर, चेंज इन एयर टेम्परेचर, कहीं ना कहीं इसके बारे में बात कर रहा है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है, इज इट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड? बिल्कुल कर रहा है यार। डे एंड नाइट का चेंज, डे लाइट, एयर मतलब कि समझ रहे हो विंड के बारे में चेंज करना। बिल्कुल पहला वाला सही है, पहला वाला तो बिल्कुल बात कर रहा है यार उसके बारे में, अच्छी बात है। अब दूसरा क्या है? फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न्ड कंसिस्टेंटली इन साइडवर्ड डायरेक्शन। मतलब एयर का पाथ में चेंज आना, तो कोई विंड वेल्ट में तो चेंज आ नहीं रहा है, विंड में चेंज आ रहा है। वाटर के पाथ में चेंज आना मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट टाइड। ठीक है, यहां पर टॉकिंग अबाउट विंड और यहां पर टॉकिंग अबाउट टाइड्स, तो ये तो पढ़ा है हमने, तो बिल्कुल ये भी सही है। मोमेंट्स ऑफ द टाइड यहां पर डायरेक्टली दे दिया, तो सारी की सारी चीजें आर द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। कितना प्यारा क्वेश्चन था। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कोरियोलिस इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ, देखो कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है। ठीक है, इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से टाइड्स आती हैं। याद रखना, ये जो अर्थ का रोटेशन है, ठीक है, ये अर्थ का रोटेशन एक फोर्स जनरेट करता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है, टाइड्स जनरेट होती हैं। क्लियर है? यहां पर क्या है? मोमेंट्स ऑफ टाइड्स आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स हो रहा है, इससे टाइड्स आ रही है, दैट्स इट। द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय, समर और विंटर सीजन क्यों होते हैं? समर और विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय, यार चेंज इन सीजन। समझ रहे हो क्या आ रहा है? चेंज इन सीजन। तो आप आंख बंद करके दो चीजें हैं, रिवॉल्यूशन प्लस टिल्ट। ठीक है, तो आप देख लो, ये है रिवॉल्यूशन ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर क्लियर। अब यहां पर देखो मरकरी, ठीक है, अलग अलग प्लेनेट है, इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, आपको भी रीड करना है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। थोड़ा सा बचा है और फिर अपन एंड कर देंगे। ठीक है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ये वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट एंड नियरेस्ट टू द सन मरकरी है। इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है और शॉर्टेस्ट एयर है, और इसकी हाई ड्यूरनल रेंज है ऑफ द टेम्परेचर। तो याद रखना, सबसे छोटा प्लैनेट, सन से सबसे करीब, जिसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है और सबसे छोटा एयर है, एंड दैट हैज हाई ड्यूरनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर। मतलब पता क्या है? दिन और रात, डे और नाइट में भाई जो टेम्परेचर वेरिएशन आता है ना, जो टेम्परेचर वेरिएशन आता है, ठीक है, जो टेम्परेचर वेरिएशन आता है इसको बोलते हैं ड्यूरनल रेंज। ठीक है, चेंज इन ड्यूरनल रेंज। क्लियर है? बिल्कुल सर। वीनस की बात कर रहे हैं, अर्थ का ट्विन्स मैंने बता दिया था, रोटेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हो? भले ही अर्थ का ट्विन है मगर इसका जो डायरेक्शन है ऑपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ, अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है इसको। इट इज द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी आफ्टर द सन एंड मून, मतलब सन और मून के बाद काफी बढ़िया चमकता है। क्यों? ड्यू टू 70% एल्बिडो। अब एल्बिडो पता क्या होता है? एल्बिडो होता है द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट
द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, अरे इंसिडेंट लाइट बोलूं, ठीक है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, तो उसको बोलते हैं एल्बिडो, है ना, चमकदार वैसे करके, कितना एल्बिडो है मतलब कितनी लाइट्स वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। अरे नीचे लिखा एल्बिडो रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस। जो वीनस है, दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ 97% कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, और इसमें कोई भी रिंग नहीं है, जैसे सैटर्न में होती है ना, वैसे इसमें नहीं। मार्स, मार्स को कहा जाता है भैया रेड प्लैनेट, ठीक है, इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, ठीक है। इट हैज 2 टाइनी मून्स, फोबोस एंड डीमोस, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इट हैज 2 टाइनी मून्स, ठीक है, दोनों के पास साइंस ऑफ वाटर है, रिंग्स नहीं है। और जो मिशंस यहाँ पर भेजे गए हैं मार्स पर, विकिंग्स है, पाथफाइंडर है और मंगलयान है, ठीक। अब आता है जुपिटर, द डैडी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, डैडी ऑफ ऑल प्लैनेट्स, ठीक है, डैडी ऑफ ऑल प्लैनेट जुपिटर। 11 टाइम्स ऑफ अर्थ, 11 गुना अर्थ से बड़ा है, लॉर्ड ऑफ द हेवन कहा जाता है, और इसके ऊपर रेड स्पॉट साइक्लोन पाया जाए है। सुनो, रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को, रेड प्लैनेट। दोनों में मैं तुमको फर्क बता रहा हूं, एक है रेड प्लैनेट और एक है रेड स्पॉट। रेड प्लैनेट मार्स है और रेड स्पॉट जुपिटर के ऊपर है, ठीक है। और यहां पर जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में, वो सबसे बड़े प्लैनेट की है, दैट इज गैनीमेड जुपिटर की, ठीक है। अब बात करें सैटर्न की, आपने देखा होगा ये ऐसा ऐसा करके सैटर्न है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, लीस्ट डेंस अभी निकाला था। टाइटन बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी हुई है, एक ऐसी सैटेलाइट जिसका एटमॉस्फेयर जस्ट लाइक अर्थ है, ठीक है, और ये 3 रिंग से मिलकर बना हुआ है, इसमें 3 रिंग्स भी हैं, ठीक है। ओके, यूरेनस, यूरेनस को डिस्कवर करा था भाई विलियम हर्शल ने, ठीक है, और विच वॉज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ स्काई, ठीक है, इसका नाम जो रखा गया था ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई के बाद रखा गया था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पेल ब्लू इन कलर ड्यू टू मीथेन, ये पता होना चाहिए। जो यूरेनस है, दिस इज पेल ब्लू, ठीक है, मीथेन की वजह से। और याद रखना ये जो यूरेनस की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, क्या है, दिस इज 98 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है, दिस इज 98 डिग्री टिल्टेड एंड दिस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ठीक है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, कितना, -2 to 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। समझ में आया? सिर्फ ओनली वॉयेजर 2 यहां पर आया है, आखिरी आता है नेपच्यून। नेपच्यून को किसने करा था? जे जी गैले, ठीक है, ठीक है, जे गैले, है ना, इन्होंने डिस्कवर करा था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी। इसको देखो, यूरेनस को गॉड ऑफ द स्काई, ठीक है, ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई, ठीक है, और नेपच्यून को सी, ठीक है, रोमन गॉड ऑफ द सी। इट इज डीप ब्लू इन कलर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी भी वायलेंट विंड्स हैं सोलर सिस्टम की, वो पता कहां चलती है? नेपच्यून में चलती है। नेपच्यून इज नोन फॉर इट्स वायलेंट विंड्स, जितनी भी खतरनाक विंड्स हैं वो सारी की सारी यहां पर चलती हैं। द लार्जेस्ट मून ऑफ नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून का सबसे बड़ा मून क्या है? ट्राइटन, ठीक है, ट्राइटन इज द लार्जेस्ट मून, ठीक है, विजिटेड बाय वॉयेजर 2। तो भाई सब कुछ मंजूर है, थकना मंजूर नहीं है, ठीक है, सब कुछ मंजूर है, थकना मंजूर नहीं है। सेशन खत्म ही होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सेशन। द टर्म एल्बिडो इंप्लाइज proportion of the short wave solar radiation reflected by a surface, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कितने अमाउंट ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एक सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट करी जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिडो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, दिन छोटा रात बड़ी, रात छोटी दिन बड़ा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्स्टिस, ठीक है। देखो सोल्स्टिस, देखो जब डे इज ग्रेटर देन, देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है। सोल्स्टिस पता क्या होता है? जब डे इज ग्रेटर देन नाइट हो, या फिर डे इज लेस देन नाइट हो, मतलब नाइट इज ग्रेटर देन डे हो, ठीक है। जब दिन बड़ा रात छोटी है, तो इसको पता क्या बोलते हैं? दिन कब बड़े होते हैं? गर्मी में, तो इसको बोलेंगे समर सोल्स्टिस,
और जब रात बड़ी है दिन छोटा है, इसको ये कब होता है? अभी हो रहा है विंटर सोल्स्टिस, ठंड के समय में। क्लियर है? और जब डे बराबर नाइट हो, ठीक है, इसको क्या बोलोगे? इक्विनॉक्स। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, इसको आप इक्विनॉक्स बोलोगे। क्लियर है? तो अभी मैंने जो बताया, इक्विनॉक्स मतलब कि डे बराबर नाइट, समर सॉल्स्टिस मतलब डे का ड्यूरेशन ज्यादा है नाइट से, यहां पर नाइट का ड्यूरेशन ज्यादा है डे से। क्लियर है? अब यदि मैंने आपको बता दिया ना एकदम बढ़िया तरीके से डिफरेंशिएट करके, मजा आ जाएगा। तो अपन ना नदन हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। सुनना मेरी बात। नदन हेमिस्फीयर, नदन हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे ये पूरी की पूरी अर्थ है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट नदन, नीचे वाला पार्ट सदन। ऊपर वाला नदन, नीचे वाला सदन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। When the sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer, Tropic of Cancer पता है? जैसे कैंसर कहां पर है? ये है, ये वाली जो लाइन है आप इसको कैंसर बोलोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नीचे वाली लाइन है आप इसको क्या बोलोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ के साथ उल्टा है, अर्थ कैप नीचे पहनती है, कैप्रिकॉर्न नीचे है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप एक बात बताओ, जब सन की रेज, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ेगी, यहां पर गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिन बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे होगा। और लॉन्गेस्ट डे कब होगा? 21 जून को होगा। ठीक है, 21 जून को होगा। सो द लॉन्गेस्ट डे नदर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? 21 जून को होता है। तो अब मेरी बात सुनना, एक बढ़िया बात बता रहा हूं मैं तुमको, सुनना। जब तुम्हारा सूरज, ठीक है, व्हेन योर सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, समझना मेरी बात। जब ये सन है वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कहां पर है? नॉर्थ में, तो यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा, कब होगा? 21 जून को। ठीक है, क्लियर है सर? तो सर साउथ में तो सबसे छोटा दिन होगा, स्मॉलेस्ट डे होगा उस दिन। ठीक है, उस दिन तो स्मॉलेस्ट डे होगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। तो आप साउथ का पढ़ो ही मत। ठीक है, साउथ का पढ़ो ही मत। स्कूल में बोला जाता है, देखो पता है, आप याद रखना कि 21 जून से, ऐसा कहा जाता है कि 20 जून तक समर वेकेशन है, मगर ऐसा होता है 20 जून तक समर वेकेशन होता है, फिर वहां से आ जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक नोटिस कि गर्मी के बढ़ने से वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वो वेकेशन को जो एक्सटेंड करा है 21, ठीक है, 21 तारीख एक्सटेंड करा है ना, तो 21 समझो गर्मी बढ़ी, तो ऐसे याद कर सकते हो। विंटर वेकेशन ठंड की वजह से लगता है, कब से लगता है? 22 दिसंबर, और ये 21 क्या हुआ? जून हुआ। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। अब यदि अपन विंटर की बात करेंगे, व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब नीचे, ठीक है, नीचे ओवरहेड है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, आप समझो। अब तो अब आप एक बात बताओ, अपन सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये कैंसर है और ये कैप्रिकॉर्न है। सन की रेस यहां पड़ रही हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में तो हीट होगी नहीं, मतलब सन की रेस जाएगी नहीं, मतलब डे जो है वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो ये वाली कंडीशन इसकी है। समझ में आया? समझे? वही चीज यहां लिखी है। नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे है, ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट नाइट। ये कब हो रहा है? 22 दिसंबर को। अब सुनना, आपने नदर्न हेमिस्फीयर का याद कर लिया, सदन का याद ही मत करो, क्योंकि जब आपसे पूछे कि सदन में शॉर्टेस्ट डे कब होगा, तब आप क्या फाइंड करना कि नदन में लॉन्गेस्ट कब होगा। और नदन में लॉन्गेस्ट कब होता है? 21 जून। सब नोट्स में लिखा है। सदन में लॉन्गेस्ट डे कब होगा, तो आप याद करना नदन में शॉर्टेस्ट कब होगा? 22 दिसंबर। दैट्स इट। सो डोंट रिमेंबर फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट फोकस ऑन नदर्न हेमिस्फीयर। दैट्स इट। क्लियर? क्वेश्चन करो, अब भी मैं आपको बताता हूं। द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट डे मतलब दिन छोटा,
और किसका पूछ रहा है? नदन का पूछ रहा है, मतलब कि कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तिकड़म करने। नदन, ठीक है, तो कब? विंटर वेकेशन, ये आ जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये कुछ चीजें यार याद कर लो, ठीक है। ऐसे कैसे याद करो बताऊं? देखो भाई, एक बात बता रहा हूं, है ना, याद रखना, लिसन टू मी केयरफुली। जो यहां पर देखो, जो सबसे गर्म है ना, जो गर्म प्लैनेट है, गर्म है, ठीक है, उससे रोटेशन करते नहीं बनता है। तो ये देख लो, वो उससे रोटेशन नहीं बनेगा। तो वीनस जो है, हेलो, आगे हो क्या आप? आप कहां पर हो? चलो मैं निकल रहा हूं, है ना, घर से। हाँ ठीक। तो सुनो मेरी बात, बस खत्म होने वाला है। लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। जब ये दोस्त से बोल दिया कि निकल रहा हूं घर से और मैं यहां सेशन ले रहा हूं जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो स्लोएस्ट रोटेशन करेगा, मतलब वीनस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है उसका सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है। भाई आप एक बात बताओ, यदि मैंने बोला ये बिग ई है और ये डी नैमरोज है, ये एकदम छोटा है भाई, और ये बड़ा, तो भाई ये छोटा जो है ये फास्ट रनिंग करेगा ना, और रनिंग अपन ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, मतलब रिवोल्यूशन, समझे? छोटा मतलब मरकरी, समझ में आया आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया क्लियर है? तो आप समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और फास्टेस्ट रोटेशन कौन करेगा? रोटेशन वहीं वहीं कौन घूमेगा? तो मैंने पूछा आपसे, फुटबॉल तेज स्पिन करेगी या फिर क्रिकेट बॉल? है तो बॉल, क्रिकेट बॉल, मगर एक्चुअली में ज्योग्राफी में उल्टा है, फुटबॉल। तो मतलब फुटबॉल बड़ी है ना, मतलब सबसे बड़ा प्लेनेट फास्टेस्ट रोटेशन करेगा। क्लियर है भाई? और क्या, और क्या ही बताएं। कैसा लगा सेशन यार, बताना मेरे को, ठीक है। सारा का सारा कंटेंट आप सभी के सामने फेंक दिया मैंने, ठीक है, एक जस्ट, ठीक है, थ्री इन फ्रंट ऑफ यू यार, ठीक है। चलिए यार, बढ़िया रहा, ठीक है सेशन। नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे कॉमेट, मीटियोर, एस्टेरॉइड्स। आप चाहो तो यहाँ से रीड कर सकते हो, ये बाकी का जो भी है ये अपन नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। कॉमेट, एस्टेरॉइड, मीटियोर और ये सब लिखकर मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। सो या, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।